दो केस हुआ था पुली प्रॉब्लम पे, एक तीसरा केस और करेंगे हम लोग। कुछ जो नॉर्मल ज़्यादा पॉपुलर केसेस होते हैं पुली प्रॉब्लम पे वो हम लोग डिस्कस कर लें, फिर तो सवाल होते रहेगा। तो तीसरा एक और केस हम लोग करेंगे अभी, जिसमें एक पुली होगी और इस पुली से एक ब्लॉक लटक रहा होगा, ठीक है। और ये जो पुली है ना वो किसी, देखो सिस्टम को समझो, बात मत करो। ये पुली किसी टेबल पे फिक्स है मान लें, ठीक है। ये पुली किसी स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पे फिक्स है, ऐसा कुछ। मैटर को समझिए, स्मूथ हॉरिजॉन्टल, देखो ये ब्लॉक इसमें के, ध्यान से सुनो, ये वाला ब्लॉक इसके कांटेक्ट में नहीं है। अगर ये इसके कांटेक्ट में होता तो कांटेक्ट फोर्स भी आएगा, इसलिए ये बात ध्यान में रखिएगा। ये जब है तो क्या दिक्कत होगी, जब नहीं होगी तब भी क्या प्रॉब्लम होगा, हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिस्टम समझ में आया ना कि कैसे ये कनेक्टेड है। अब आपको एक और ब्लॉक दे दिया गया जो कि इसी स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। ये वाला ब्लॉक मान लीजिए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है। अभी एक बात आप बताइए, हम चाहते हैं कि ये इधर स्लाइड करे, कब पॉसिबल है, जब इसका मास इससे ज्यादा हो। नहीं, अब बोलोगे सर इसका मास अगर ये ज्यादा होगा तो क्या स्लाइडिंग अपोजिट डायरेक्शन में होगी? बिल्कुल नहीं, ये तब तक नहीं होगा जब तक इधर कोई फोर्स लगे नहीं। अब इधर कोई फोर्स लगा नहीं रहे हैं, इसीलिए अगर इसका मास ज्यादा होगा तो मोशन होगा ही नहीं। ये यहीं पे रुका रहेगा, ये भी यहीं पे रुका रहेगा। कितनों भी मास इसका कर दे, अगर यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है तो ये ऐसा नहीं कि इसे खींच लेगी ऊपर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। समझ गए बात को? लेकिन हाँ, अगर इससे ज्यादा मास इसका हो गया तो पक्का मोशन डाउनवर्ड होगा। क्लियर है? तो मान के चलते हैं कि इसका मास ज्यादा है, जैसे मान लीजिए m2 और ये m1, मास ज्यादा है। ये कैसे पता चला? एक्सेलरेशन के डायरेक्शन से। या तो हम ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन लिख दें या आपको ये कह दें कि m2 ग्रेटर देन m1, दोनों एक बात है। क्लियर? हमें निकालना है इस पूरे सिस्टम में जो टेंशन है और एक्सेलरेशन, हमें फाइंड क्या करना है? हमें इसका फाइंड करना है एक्सेलरेशन और टेंशन। क्लियर? और ये होगा FBD से। नहीं तो दोनों ब्लॉक का मान लेते हैं, ब्लॉक A और ब्लॉक B, इन दोनों का अलग अलग FBD बना लेते हैं। चलिए, तो ब्लॉक A का FBD अगर हम बनाएं, अगर आप ध्यान से देखो तो क्या इसमें टेंशन ऊपर लगेगा? क्या इस रस्सी और ये वाली रस्सी सेम है क्या? बिल्कुल। तो टेंशन, हाँ, इस पॉइंट के रिगार्डिंग इधर, इस पॉइंट के रिगार्डिंग इधर, इस पॉइंट से इधर, इस पॉइंट से इधर, मतलब टेंशन तो सेम ही लगेगा सर। फिर भी अब नीचे इसमें क्या लग रहा है सर? m2g लग रहा है। तो ये ज्यादा बड़ा है रिस्पॉन्सिबल एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में, तो मतलब इतना माइनस इतना बराबर है में। तो इक्वेशन क्या बनेगा? FBD ब्लॉक का अगर आप बनाओगे तो नीचे लग रहा है m2g। ध्यान से देखो, फिर एक बार में समझ में नहीं आता है, जब हम बोर्ड पे बता रहे हैं तो लिख हम रहे हैं, देखो ना नुकसान पहुंचेगा आपको, क्योंकि समझने में आधा दिमाग लिखने में चला जाएगा। इसलिए हम स्टार्टिंग में लिखाते नहीं थे, लिखने वाला काम ही नहीं करते थे, सुंदर से लिखते नहीं थे ताकि बच्चा छापे। ऐसा गिचपिट लिख देते बच्चा छाप ही नहीं पाएगा, कब क्या कहाँ लिखेंगे पता नहीं चलेगा। और वही फिर से हम करेंगे, इसलिए बोल रहे हैं जब हम समझा रहे तो समझिए। लिखा हुआ आपको PDF हम दे देंगे, हमसे मांगिए, हम क्लास नोट्स करवा देंगे। लिखने के लिए स्टाफ रखे, आपको पता है ना। तब लिखता है ना कि नहीं आजकल तुम? वो नहीं लिखता है, हाँ। तो इसीलिए लिखने का काम घर में भी कर सकते हैं। पहले समझिए, लिखने के लिए हम टाइम देते हैं ना आपको। m2 ऊपर हो रहा है t, फिर भी एक्सेलरेशन नीचे है। इक्वेशन क्या बनेगा सर? m2g माइनस टी इक्वल टू m2a, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, यहां से अगर आप टेंशन को निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। m2g माइनस
m2a इक्वल टू टी, तो t बरोबर हो गया m2 कॉमन लेंगे और g माइनस a। को जाना पहचाना सा एक्सप्रेशन लग रहा है आपको, वेरी गुड। ये टेंशन एक्सेलरेशन के फॉर्म में आया। उसके बाद बात रही एक्सेलरेशन की, तो एक एफबीडी और बना ले, इससे दोनों से कुछ रिलेशन आएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। चलिए एफबीडी ए का हो गया। अगर हम बी की एफबीडी प्लॉट करें, एफबीडी फॉर बी ब्लॉक, तो जरा देखो इसका क्या क्या हुआ है। क्या इस पे नॉर्मल लगा है, नीचे mg लगेगा, इसका m1g नीचे लग गया m1g, बदले में कंटेक्ट फोर्स तो लगेगा ऊपर की तरफ, इस पे नॉर्मल लगा, इस पे नॉर्मल एक्ट नहीं हुआ है, तो बदले में एक नॉर्मल फोर्स लगा है जो कि कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि ना ये ऊपर जा रहा है ना ये नीचे जा रहा है, तो ये तो बैलेंस हो गया। उसके बाद इधर एक फोर्स लग रहा है, देखो टेंशन इस तरफ, इधर टेंशन लग रहा है इस तरफ T, फिर भी इसका मोशन इस डायरेक्शन में है, इसके पास एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो इस एक्सेलरेशन को करवाने के रिस्पॉन्सिबल कौन? क्या ये दोनों तो बैलेंस है, n बराबर mg, t बराबर, हाँ, तो यहाँ से इक्वेशन ये बन गया कि t इक्वल टू आपका ये कौन है मास, m1 अब अगर t का वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दोगे, a भी आ जाएगा, तो t बराबर m1 है, यहाँ पे t का रिजल्ट ये आया है। तो आप अगर आप चाहो तो a लिख सकते हो। एक्सेलरेशन बताइए, ये इक्वेशन 2 हो गया, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब 1 और 2 को अगर कंपेयर करें तो दोनों को ऐसा करते हैं, माइनस कर देते हैं वैल्यू पुट कर दीजिए, कोई बात नहीं। m1a इक्वल टू m2g माइनस m2a। आई बात समझ में, a वाले को एक तरफ कर लेते हैं, m1a प्लस m2a इक्वल टू m2g, और यहाँ पे a कॉमन आएगा, m1 प्लस m2 और यहाँ पे m2g, a इक्वल टू आ गया आपका m2g बाय m1 प्लस m2। क्लियर है? एक्सेलरेशन का ये एक टर्म आया, m1 के फॉर्म में भी आप चाहे तो एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं, लेकिन दोनों का वैल्यू सेम आएगा। देखो m2 क्यों हुआ पता है, क्योंकि ये m2 नेट फोर्स जो था वो m2 का ही था, नहीं क्योंकि इसे कोई अपोज करने वाला नहीं था। अगर अपोजिंग कोई मास होता तो वो मास माइनस होता है, पिछले वाले सवाल में देखा होगा आपने। आई बात समझ में? एक्सेलरेशन भी आ गया, और आप चाहो तो एक्सेलरेशन का ये टेंशन का ये फॉर्म भी यूज कर सकते हो, अदरवाइज टेंशन के दो इक्वेशन बन जाएंगे आपको। अगर चाहो तो यहाँ पे देखो a का वैल्यू पुट करो, याद तुम्हें कुछ नहीं रखना है, फिर भी अगर लिखने का मन करे तो टेंशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, m1 और a का वैल्यू क्या है सर, m2g बाय m1 प्लस m2, ये भी आप लिख सकते हैं अगर चाहे तो, अदरवाइज आपकी इच्छा, m1 m2g बाय m1 प्लस m2। आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो, न करेंगे? अब कर लीजिए। ये एक्सेलरेशन हो गया और ये टेंशन हो गया, नोट करिए सिस्टम पूरा अच्छी से आप करो नोट, एकदम मन चित्त शांत करके, जितना सुंदर से लिख पाओ लिखो, हड़बड़ाता है तुम लोग। एक छोटी मगर मोटी बात है, बात यह है, अगर हम तुमसे ये कहें, समझना शुरू, कि ये एक ब्लॉक है जिसका मास मान लो 10 किलोग्राम है, 10 किलोग्राम है, और मान लो इसमें रिक्वायर्ड कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है, जैसे मान लो रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रोड्यूस करना है, ठीक है? तो कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना? कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। कितना फोर्स लगेगा कम से कम 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रोड्यूस करने के लिए? कितना फोर्स लगेगा कम से कम भाई? अब बराबर एम ए कितना, 20 न्यूटन, 20 न्यूटन। अगर मान लीजिए हम चाहते हैं 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगाने के लिए, तो बताइए अब बराबर 2 न्यूटन। हम चाहते हैं 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रोड्यूस करने के लिए, 0.2 न्यूटन। हम चाहते हैं 0.002 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 0.2 न्यूटन। अगर इसमें 0.000000001 भी न्यूटन फोर्स लगा हो, तो क्या ये बड़ी रेस्ट में रहेगी कि मूव करेगी? तनियोटा मूव तो करेगी, डिस्प्लेस करेगी।
कारण क्या है? तुम बोलोगे सर पकड़ के रखा है, तो हम क्या बताएं, ये स्मूथ सरफेस है। अगर तुम फूंक तक भी मार दोगे ना, बॉडी मूव कर जाएगी। स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस का ये मतलब होता है कि अगर थोड़ा सा तुम सांस भी लोगे और वो हवा उससे लगी ना, मूव कर जाएगी। मतलब तो ही हुआ ना। हम तो कहते हैं कि अगर तुम्हारा मन करे बस उससे भी मूव कर जाएगी, उतने फोर्स से काम चल जाएगा। जैसे होता है ना कि ऐसा वाला भी ताकत लगाओगे, हमें लगता है ये मूव कर जाएगी। मतलब इतना कम फोर्स लगाओ। स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस का मतलब क्या हुआ कि बहुत कम फोर्स भी लगेगा फिर भी बॉडी स्लाइड करनी स्टार्ट करेगी। हो सकता है वेलोसिटी कम हो ज्यादा, उसे डजंट मैटर। समझ पाए? समझ गए? अगर मान लो ये 100 किलोग्राम का हो तब भाई कुछ तो मूव करेगी ना, रुके रहेगी क्या? ये बताओ, हम रुके रहेगी? अगर मान लो 1000 किलोग्राम का हो तो रुकेगी क्या? अजीत को सूट नहीं कर रहा है भाई, तुम ही तो बता रहे हो अभी। स्मूथ सरफेस है ना, रुकने वाली कौन? अपोजिंग फोर्स कोई लग रहा है, रखा हुआ है। तुम बोलोगे सर ऐसा सच में थोड़े होता है। सच में तो नहीं होता, क्योंकि सच में तुम्हारे पास स्मूथ सरफेस थोड़े है पूरा कंप्लीटली स्मूथ सरफेस है। पॉसिबल नहीं है। नेचर में ऐसा कोई सरफेस ही नहीं जो कंप्लीटली 100% स्मूथ हो, 100% फ्रिक्शनलेस हो। थोड़ा बहुत रेस्ट में होगा, रेस्ट में होगा नहीं होगा, घसकेगा, डिस्प्लेस होगा बहुत कम फोर्स के साथ, बहुत कम वेलोसिटी के साथ। तुम्हें दिखने में भले ही लगे कि ये रेस्ट में है, लेकिन क्या सच में रेस्ट में कहोगे इस ऑब्जेक्ट को? है बोलो। जैसे आइस स्लैब होता है, आइस स्लैब थोड़ा स्मूथ होता है ना, उस पर भी बहुत किसी चीज को स्लाइड करवाने के लिए कितना कम फोर्स लगाना पड़ता है, चाहे वो भारी चीज का है ना हो। आई बस आइस स्लैब पे तुम एक ट्रक रख दो, बता रहे, अगर मान लो स्लैब ना टूटा, उस ट्रक को रस्सी से बांध के खींचो, तुम खींच लोगे। है देखो, इसको मजाक लग रहा है। मतलब थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा लेकिन खींच लोगे। ऐसे रोड पे रख के देखो तो नहीं हो पाएगा, फ्रिक्शन ज्यादा है। मेरे कहने का मतलब ये कि जब अगर फ्रिक्शन अब्सेंट हो, अगर फ्रिक्शन अब्सेंट हो तो ये ऑब्जेक्ट भारी है या हल्का है डजंट मैटर, फोर्स थोड़ा सा भी लगा है तो मूव करेगी। मतलब इसका डायरेक्शन एक्सीलरेशन का इधर होगा। आई बात समझ में? एक कंफ्यूजन तुम्हारा दूर करना है हमको, और कुछ नहीं। आप हमें ये बताइए, ये एक ब्लॉक है जिसका मास बहुत ज्यादा है, मान लिए इसका मास 100 किलोग्राम है और इसका मास 2 किलोग्राम है। 2 किलोग्राम है। ये 2 किलोग्राम कितना वेट लगाएगा भाई? 2G 20 न्यूटन। ये 20 न्यूटन टेंशन क्रिएट होगा और ये टेंशन का वैल्यू कितना हुआ? 20 न्यूटन। इस ब्लॉक पे कुछ फोर्स लगा, इस ब्लॉक पे कुछ फोर्स लगा कि नहीं लगा? ये ब्लॉक रेस्ट में होगी कि मोशन में होगी? क्या ये स्लाइडिंग इस डायरेक्शन में होने के लिए, एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में होने के लिए, क्या ये नेसेसरी है कि m2 ग्रेटर देन m1 होना चाहिए? पूरी राम कहानी खत्म, सीता किसकी जोरू वही पता नहीं, तब से हम बता क्या रहे हैं? क्या ये नेसेसरी है? अगर इसका मास 1 kg होता तो क्या ये बड़ी स्लाइड इधर नहीं करेगी? अगर 1 ग्राम होता तब भी। इसीलिए ये जरूरी नहीं है कि m2 ग्रेटर देन m1। अगर यहां पे एक्सेलरेशन नहीं भी लिखा रहे, अगर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन तुमको इस सिस्टम के लिए, समझो बात को, इस सिस्टम के लिए एक्सेलरेशन का डायरेक्शन तुम्हें नहीं, जब यहां देखना कोई फोर्स ना लगे, यहां पे कोई इधर उधर फोर्स ना लगे, अगर ये सिस्टम में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन तुम्हें हम नहीं देते तब भी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होता? नहीं समझे? आई बात समझ में? इससे पहले तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात जरूर था m2 ग्रेटर देन m1। ईमानदारी से बोलो, ऐसा हमें महसूस हो रहा था। अब समझ में आया बात? ऐसा क्यों हुआ? सरफेस स्मूथ है। इस तरह के सिस्टम के लिए एक्सेलरेशन का डायरेक्शन यही होगा। हाँ, अगर कह दे कि एक्सेलरेशन इधर है, नहीं मानेंगे। कब तक? जब तक कि कोई ये फोर्स इस डायरेक्शन में ना लगाए। आई बात समझ में? था ना छोटी बात है मगर मोटी बात है। ये सब छोटी छोटी बातें, इसका कोई आपकी जिंदगी में खास प्रयोग नहीं होगा, लेकिन हाँ कंसेप्ट बिल्डअप होगा। समझ गए बाबू? आर्यन, हम जो बोले समझ पाए? समझ गए ना? महसूस कर पाए सिचुएशन को? आइए एक सवाल करें।
क्योंकि अभी सवाल देते हम और नीचे वाले ब्लॉक का छोटा मास देने वाले थे। जैसे हम सवाल देखे ना, हम सोचे लगे तुम लोग कहीं ये ना सोच लो, इसलिए बता दी। अभी नीचे वाला ब्लॉक का हम छोटा मास देने वाले, कम मास देने वाले हैं, तुम बोलोगे एक्सलेशन होगा ही नहीं, है ना। देखो तुम्हारा मन का बात हम समझ जाते हैं। करण, तो इस बार प्रधानमंत्री हम ही बने क्या? है? नहीं, अभी जो लोग हैं वो पहले थक जाए, हम तो है ही नहीं, कोई तो हम है सर। ये नुनू देखो, ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, हाँ, इसका मास कुछ होगा, हाँ या ना। मास दे देते हैं 7 और 3, हाँ 7 किलोग्राम, हे रे 3 किलोग्राम। फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन, बताइए। और खटाक साहब, चाहे आप सीधा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं और बिना बीडी का, हम कोशिश करें, हम चाहेंगे कि आप बिना फॉर्मूला यूज किए बनाइए। देखिए हम लोग बिना फॉर्मूला का बनाएंगे इसे, और ये कितना लगेगा? 3G लगेगा सर। और ये टेंशन, टेंशन बराबर तो सीधा 3G आ गया ना, 3 इंटू जी मतलब 3 इंटू 10, बोलो 30 न्यूटन आ गया। अच्छा एक्सेलरेशन भी तो हो, अरे 3G माइनस ये बराबर m होगा। अच्छा इक्विलिब्रियम में एक्सेलरेशन हो रहा है ना, अगर इक्विलिब्रियम में होता तो, और इक्विलिब्रियम में अभी ये होगा ही नहीं, बोलोगे सर गिर जाएगा। मान लो आके यहाँ पे अटक गया, या मान लो पुली नहीं अटका पाया, वो बात वाली बात है। अभी तो एक्सेलरेशन हो रहा है ना सर, तो पहले एक्सेलरेशन फाइंड कर ले, कुछ भी कर लीजिए, बीडी बना लीजिए। बोलो क्या करें, बीडी बनाए, करिए, बनाते हैं। तो 3G माइनस T बरोबर 3A, हाँ या ना। तो 3G माइनस 3, हाँ T इक्वल टू T। एक बात, दूसरा बात यहाँ पे समझ में आ रहा है क्या कि T बराबर 7A, यहां से समझ में आ रहा है ना, T बराबर 7A, वेरी गुड। T का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 3G माइनस 3A बरोबर 7A, तो 3G इक्वल टू 7 3 10A। तो बताइए A इक्वल टू कितना हुआ? 3G बाय 10, मतलब 30 बाय 10 बरोबर कितना? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आ गया एक्सेलरेशन, छापिए। एक्सेलरेशन आ गया कितना? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आराम से आप चाहे तो टेंशन लिख सकते हैं, तो T इक्वल टू एक्सेलरेशन, देखो ये एक इक्वेशन बना, ये एक इक्वेशन बना, समझ गए। अब क्या करोगे, अब एक्सेलरेशन आपके पास कितना है? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टेंशन इक्वल टू 7A, तो आप 7 इंटू 3 बरोबर 21 मीटर पर 21 न्यूटन। तो बिना फॉर्मूला याद रखे भी आप आराम से बना सकते हैं। क्लियर है? नोट कर लीजिए फटाफट, अगले सवाल की तरफ बढ़े। टाइप 4। अब इसको हम लोग इस सिस्टम को ना, जैसे भी हॉरिजॉन्टल टेबल पे था, अभी इंक्लाइंड प्लेन पे रखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, इस इंक्लाइंड प्लेन का एंगल मान लो थीटा है। यहां पे एक ब्लॉक है जिसका मास मान लीजिए कुछ है, और इस ब्लॉक से बंधी हुई एक रस्सी है जो कि एक पुली से मान लो लटकी हुई है, पुली से मान लो कनेक्टेड है, समझिएगा। और इस पुली के जो दूसरे हिस्से होंगे, इस हिस्से से एक ब्लॉक और लटक रहा है, टच मत करवाना इसे, समझ गए? नहीं तो फिर कंटेक्ट फोर्स जनरेट होगा, फिर कहानी थोड़ी सी बदलेगी, उस पर हम लोग अलग से बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब है क्या, मान लो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन तुम्हें पता है या दे रखा है, क्या इसमें अपने आप से एक्सेलरेशन मान लोगे क्या? सोच के बताओ। अगर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इसमें ना दिया जाए और सरफेस स्मूथ है तो क्या आप मान लेंगे? मान लेंगे क्या आप? कैसे मानेंगे सर? एक्सेलरेशन किधर होगा? इधर, इधर भी हो सकता है, हाँ इधर नहीं मान सकते। इस केस में आप अपने आप से एक्सेलरेशन नहीं मान सकते, नहीं, इसमें वैल्यू मैटर करेगा।
सीधा सीधा नहीं ना है, इसमें वैल्यू मैटर करेगा। वैल्यू तो इसमें भी मैटर करता था ना, इस वाले सिस्टम में तो वैल्यू मैटर करता था ना। ये तो और भी उसी टाइप का सिस्टम है कि नहीं है। थोड़ा सा ये उठ गया, क्या फर्क पड़ता है, ये जो बड़ी है वो थोड़ी सी उठ गई, क्या फर्क पड़ता है। अगर ये बिल्कुल सीधी होती तो फिर कोई दिक्कत नहीं था, अभी तो उठेगा। तो अगर मान लो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन आपको दे दिया गया, मान लेते हैं ऐसा ही दे देते हैं, लीजिए ठीक, M2 है, मान लो ये M1 है, तो ये ब्लॉक अगर इधर आएगा इसका मतलब ये श्योर है कि ये ब्लॉक इधर जाएगा क्योंकि रस्सी सेम है, इसलिए इसमें टेंशन जितना होगा है ना, इसमें भी टेंशन उतना ही होगा सेम। हमें फिर से टेंशन और एक्सेलरेशन फाइंड करना है इस सिस्टम का। अभी तक फ्रिक्शन आपकी जिंदगी में आया ही नहीं, तो फ्रिक्शन की बात ही नहीं करेंगे। हाँ, तो वही बोल रहे हैं ना कि हम मान लो इधर ये हैवी है, ये मान लो बहुत भारी है कि इसे खींच लिया, इसलिए तो इसमें एक्सेलरेशन का डायरेक्शन स्पेसिफाई करना पड़ेगा या मास वास दे रखा होगा, ठीक है। हाँ, अब टेंशन या एक्सेलरेशन की बात करें, वो वाला सवाल था उसमें मास डजंट मैटर कर, कोई मैटर नहीं कर रहा था, इसलिए हम बता दिए आपको। इसमें आपको खुद सोचना है या गिवन इंफॉर्मेशन होगा, जैसे हमने भी कहा कि एक्सेलरेशन इधर हो रहा है, आपको समझ जाना है कि ये हैवी है और ये लाइटर है, जो भी। तो इसे हमें करना होगा क्या, यहाँ पे देखो एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, कंटेक्ट है, ध्यान देना, कंटेक्ट सरफेस है, नॉर्मल फोर्स लगेगा। तो हमें ब्लॉक ए और ब्लॉक बी दोनों का एफबीडी बनाना पड़ेगा। आइए ब्लॉक ए का एफबीडी बनाएं, एफबीडी ब्लॉक ए का। अगर आप ब्लॉक ए को ध्यान से देखो तो mg किधर लगेगा, पक्का डाउनवर्ड m1g, तो इसका लगा आपको, ध्यान दो बोर्ड पे, m1g कंटेक्ट फोर्स किधर लगेगा, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, नॉर्मल। और आपको पता है कि ये वाला एंगल कितना होता है, हम लोग बात कर चुके हैं, थीटा। तो इस mg का एक कंपोनेंट आप इधर चाहो तो तोड़ सकते हो अगर आवश्यकता पड़ी तो, और पड़ेगी ही। तो ये कंपोनेंट हो गया आपका थीटा, तो m1g cos थीटा, और ये हो गया आपका नॉर्मल। क्या इधर भी कोई फोर्स लग रहा है, हाँ एक फोर्स लग रहा है इधर इस डायरेक्शन में, कौन सा, वेरी गुड, T। mg के दो कंपोनेंट टूटेंगे, एक इससे इस पे और एक इससे 90 पे, तो 90 पे इसका ये होगा mg m1g साइन थीटा, समझो बात को, m1g साइन थीटा। क्या इसका एफबीडी बन गया, अब इक्वेशन लिख देते हैं, फिर भी एक्सेलरेशन इधर हो रहा है, तो ये तो रिस्पॉन्सिबल हुआ नहीं, मतलब n इक्वल टू m1g हो गया, जिस m1g cos थीटा हो गया, तो इसकी आवश्यकता, ये आपको मोशन करवाया नहीं, बच गया कौन, ये बड़ा लग रहा है क्योंकि मोशन इसकी तरफ हो रहा है, तो t माइनस m1g साइन थीटा इज इक्वल टू m1a। ये हो गया आपका एक इक्वेशन, समझ पाए, चलो इक्वेशन 1 हो गया। अब हम लोग एफबीडी बनाते हैं सेकंड वाली ब्लॉक का, सेकंड वाली बड़ी का एफबीडी ऑफ बी। अब बताइए, इसमें m2g लग रहा है नीचे और टेंशन लग रहा है ऊपर, फिर भी नीचे गिर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि m2g ज्यादा है। इसका इक्वेशन ये हो गया आपका m2g, और ऊपर लग रहा है टेंशन, और कोई फोर्स लग रहा है क्या, नहीं, फिर भी एक्सेलरेशन नीचे हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ, इसका इक्वेशन m2g माइनस t इक्वल टू m2a। ये दो इक्वेशन बना आपका। अब इसी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए, आपका एक्सेलरेशन और टेंशन आ जाएगा। आइए इसे सॉल्व करें। एक काम करते हैं, t का वैल्यू निकाल के उसमें पुट कर दें, क्या कुछ भी कर लीजिए, m2g उसमें है नहीं, m1g है नहीं, m2 है। चलो आप ये बताइए, यहां से t का वैल्यू क्या आएगा, यहां से t का वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देते हैं, तो m2g माइनस m2a इक्वल टू t यहां से, और इसे हम लोग यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 9, तो t माइनस m1g साइन थीटा इक्वल टू m1a। t का वैल्यू क्या पुट करेंगे सर, m2g माइनस m2a, t का वैल्यू आ गया, बचा m1g साइन थीटा बरोबर m1a। एक्सेलरेशन चाहिए, a वाले को इधर कर लीजिए, तो
M2A माइनस में, अच्छा एक उधर कर दें, कोई बात नहीं, M2G माइनस M1G साइन थीटा इज इक्वल टू M1A प्लस M2A ओनली, और कुछ लेना है? चलो A कॉमन लेंगे तो यहाँ हो गया M1 प्लस M2, और यहाँ पे हो गया आपका कुछ कॉमन है, G कॉमन आएगा, G कॉमन ले लो, M2 माइनस M1 साइन थीटा, है ना? आगे बात समझ में? बोलो A बरोबर क्या हो गया, तो यहाँ के बाद रिजल्ट हम यहाँ लिख देते हैं, रिजल्ट इक्वल टू A इक्वल टू आ गया आपका A इक्वल टू M2 माइनस M1 G साइन थीटा, एक बात दोनों में G है क्या? G दोनों में है ना, तब ठीक है, साइन थीटा टाइम्स ऑफ G बाय M1 प्लस M2, ये A आ गया, और टेंशन किसी एक में पुट करके टेंशन निकाल लीजिए, एक्सेलरेशन आया ना। अब टेंशन का रिजल्ट क्या हो जाएगा, टेंशन A का वैल्यू कहीं भी पुट कर दीजिए, टेंशन का इक्वेशन होमवर्क, टेंशन आपको निकालना है। टेंशन का एक्सप्रेशन आपको लिख के लाना है घर से, इसी बहाने एक बार प्रैक्टिस तो करोगे। हाँ नोट करिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6, 5 नंबर, आइए 5। देखो इसमें हम लोग दो इंक्लाइन प्लेन को इन्वॉल्व कर रहे हैं, ट्रायंगुलर इंक्लाइन प्लेन होगा, जैसे ये क्या था, राइट एंगल वाला इंक्लाइन प्लेन था ना, अभी एक ट्रायंगुलर इंक्लाइन प्लेन हम डाल रहे हैं, समझिए बात को, और ये लगभग वैसा ही है। इसमें एक बात पहले हम आपसे पूछेंगे, फिर आप जैसे मान लीजिए आपको देखने से क्या लग रहा है कि क्या दोनों एंगल सेम होगा, नहीं लग रहा है, डिफरेंट एंगल डाल रहे हैं जानबूझ के हम, ठीक है। इस एंगल का मान लो θ1 और इस एंगल का वैल्यू θ2, आप बताइए कौन एंगल ज्यादा, θ2 ज्यादा, दिखने से लग रहा है ना, रे भगवान दो आंख इसलिए दिया है ताकि इसे इस तरह से देख के आप महसूस कर पाए। जैसे यहाँ पे एक पुली लटकी हुई है, मतलब पुली है फिक्स, अभी हम लोग सारा फिक्स पुली पढ़ रहे हैं, मूवेबल पुली भी पढ़ेंगे जो कि कांस्टेंट रिलेशन में आएगा सर। ये फिक्स पुली है मान लो इस इंड से, ठीक है। हाँ आप अगर हमें एक बात बता दीजिए तो फिर माने कि तुम लोग समझदार हो, वैसे हो लेकिन प्रूफ तो करना पड़ेगा ना। कंटेक्ट में दे देते हैं, बाद में देखा जाएगा। कंटेक्ट में दे दिए हैं, मतलब ये कंटेक्ट में है, इसका मतलब ये नहीं कि इसे पकड़ रखा है, ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, समझ गए। और एक ब्लॉक आपका इस सरफेस के कांटेक्ट में है। हम सवाल क्या है वो तो बाद वाली बात है, पहले आप हमें ये बताइए, अगर हम तुम्हें ये कहें कि दोनों का मास सेम है, दोनों का मास सेम है, और तुम्हें ये भली भांति ज्ञात तुम ही बोल रहे हो कि सर θ2 ग्रेटर देन θ1 है, अगर दोनों का मास सेम होगा तो बताओ एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा। इधर ज्यादा झुका हुआ है, इधर ज्यादा झुका हुआ है। अरे अरे जैसे मान लो ये एकदम सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये झुक गया, मोशन किधर होगा, ये दोनों झुका बराबर बराबर, किधर मोशन में होगा, एक ज्यादा झुक गया, झुका हुआ तरफ की। अगर मास सेम होता तो, समझ रहे बात को। हाँ अब यहाँ पे मान लो मास अलग अलग है तो कोई बात नहीं, वो डिपेंड करेगा किसका मास ज्यादा है, उस हिसाब से एक्सेलरेशन होगा, समझ रहे बात को। अगर कभी कभी मान लो मिस्टेक्स ऐसा कुछ हो जाए तो आप खुद भी समझ सकते हैं। हाँ वैसे ये जो ज्यादा कम मास वाला मैटर है ना, इसका कोई खास इन्वॉल्वमेंट नहीं किया गया है मैक्सिमम केस में, तो कोई बात नहीं, जब आए आपकी जिंदगी में आप कर लीजिएगा, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग मान ये लेते हैं कि ये M2 है और ये M1 है, ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि मास इसका ज्यादा है या कम है या बराबर है। एक्सेलरेशन हम दे दिया आपको इस तरफ, ये मान लीजिए एक्सेलरेशन A है, अगर इसका एक्सेलरेशन इधर होगा तो ये ब्लॉक इधर स्लाइड करेगा ना, बोलो
क्या सेम एक्सेलरेशन से? जी हाँ। टेंशन एक ही स्ट्रिंग है, बोलिए हाँ या ना? वेरी गुड। अब आपको फाइंड क्या करना है? देखो दो कांटेक्ट फोर्स आएंगे ना, नॉर्मल फोर्स की, हमें एक्सेलरेशन और टेंशन निकालो, नॉर्मल की कोई बात नहीं। आपको फाइंड करना है एक्सेलरेशन एंड टेंशन। क्या आप लोग टाइम लेंगे? साथ साथ करते हैं, साथ साथ करते हैं। ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक मान लीजिए बी है। ब्लॉक ए का एफबीडी कर दें, चलिए एफबीडी हम कर रहे हैं, आप लोग देखिए और बताइए कि सर ये ऐसा होगा ऐसा होगा। ए ब्लॉक का जरा हाल बताओ तो सर। अगर ए ब्लॉक के बारे में हम सोचें तो ये नीचे एम जी M1G, बोलिए ये एंगल थीटा है, तो आप हमें ये बताइए ये नॉर्मल लगेगा, मान लो N1, दो नॉर्मल है इसलिए N1 दे दिए। क्या ये M1G cos थीटा होगा सर? cos थीटा 1, क्योंकि ये थीटा 1 है। एंगल सेम भी हो सकता था, अलग अलग दिए हैं, तो इसका एक कंपोनेंट इधर टूटा था, याद है आ रहा है आपको? हाँ, M1G साइन थीटा 1, यस और नो? फिर भी एक्सेलरेशन इधर हुआ है, इसका मतलब इसका इक्वेशन ये तो बैलेंस हो गया ना, इसको नहीं लिखते हैं। अब सीधा सीधा हम लोग, चलो अगर आपको नॉर्मल फोर्स बोलेगा तो आप ऐसे निकाल लीजिएगा। हाँ सर, टेंशन, ओ हो टेंशन ही तो ले जा रहा है टेंशन। अगर आपको नॉर्मल फोर्स बोलेगा निकालने के लिए कांटेक्ट फोर्स, तो ऐसे भी निकाल लेंगे, N1 इक्वल टू M1G cos थीटा 1। और दूसरा इक्वेशन इसके लिए क्या बनाएंगे सर हम लोग? T माइनस M1G साइन थीटा बराबर M1A। इसका सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगा? T माइनस M1G साइन थीटा 1 बरोबर M1A, यस और नो? चलो एक इक्वेशन बन गया यहां से एफबीडी के मदद से। अगला इक्वेशन बना है इसका बी ब्लॉक का, एफबीडी ब्लॉक बी का। ध्यान से देखो पहले, देखो देखो पहले देखो, नहीं मिटाएंगे जब तक तुम नहीं लिखोगे, चिंता मत करो। इसके बाद इसका ब्लॉक, अगर हम इसका ड्राइंग देखें ध्यान से देखो, अगर ये ब्लॉक यहाँ पे ऐसा कुछ है लटका हुआ, नीचे लगेगा M2G, बोलिए लगेगा, नॉर्मल लगेगा इधर, नाम है N2, इसके एक कंपोनेंट होंगे इधर, ये एंगल थीटा 2 होगा, तो M2G cos थीटा 2, इसके एक कंपोनेंट किधर होंगे? रेक्टेंगुलर होते हैं 90 डिग्री पे, इधर होगा, नाम क्या है इसका? M2G साइन थीटा 2। और कुछ लग रहा है? हाँ, इधर टेंशन भी है, टेंशन है फिर भी एक्सेलरेशन इधर है। इक्वेशन क्या सब बन गया? इक्वेशन एक तो आपको दिख ही रहा है कि N2 जो होगा वो बरोबर हो जाएगा M2G साइन थीटा, सॉरी cos थीटा ना, हाँ जी cos थीटा 2 के। इससे आप कांटेक्ट फोर्स चाहे तो निकाल सकते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या बन रहा है जरा बताओ तो? ये बड़ा हो गया ना M2G साइन थीटा 2, हाँ M2G साइन थीटा 2 बरोबर, नहीं माइनस T इक्वल टू M2A। इक्वेशन बन गया। अब इसी इक्वेशन को सॉल्व कौन करेगा? हाँ, तो हम क्या करें, आंसर लिख देते हैं। क्या सॉल्व कर लोगे ना? यहां से T1 का वैल्यू निकाल के वहां पे रखोगे तो A आ जाएगा, और A आ जाएगा तो A का वैल्यू कहीं भी रख दोगे तो लिख लेना। इसके जो दो रिजल्ट हैं हम लिखेंगे भी नहीं, क्या लिखेंगे? तुम लोग ऐसे भी लिख लोगे, हमको पता है। A निकालना है आपको और T निकालना है, इसके रिजल्ट हमें लिख के तुम्हें बताने हैं। ये दो रिजल्ट्स आपके लिए छोड़ दिए गए हैं, ठीक है? एक्सेलरेशन और टेंशन इक्वेशन अब सॉल्व करोगे ना? लिख के आंसर बताना। लिख लिया? अच्छा आंसर साइन थीटा 2 माइनस M1 साइन थीटा 1 बाय
m1 प्लस m2 इंटू जी। सॉल्व करके देखना, रिजल्ट कुछ ऐसा ही आएगा। लिख देते हैं क्योंकि तुम रिजल्ट कुछ और भी निकाल सकते हो। और जब टेंशन निकालोगे तो m1 m2 पुट करके साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 और बाय m1 प्लस m2 इंटू जी, ये रिजल्ट आएगा। ऐसा ही कुछ क्या? ठीक है। एक सवाल हम करेंगे और एक सवाल आप लोगों को होमवर्क देंगे, जल्दी करिए। एक केस आपको हम होमवर्क के लिए छोड़ दे जाएंगे। दो पुली इंसर्ट किया गया है, लेकिन ये पुली फिक्स है। अगर मूवेबल पुली होगा तो फिर कहानी बदलेगी। पुली दोनों फिक्स है ना, इससे फिक्स है पुली। और एक मास इस पुली से लटकी हुई है, ये इधर है। मान लो इसको इधर खींचेंगे, अगर खींचेंगे एक्सेलरेशन इधर होगा तो ये आगे आएगा ना, है ना। ये इस तरफ आएगा उसी एक्सेलरेशन से, रस्सी सेम है और पुली फिक्स है, मूवेबल पुली नहीं है। अगर मूवेबल पुली होती तो फिर रस्सी का ये एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक का अलग अलग होता। अभी फिलहाल एक्सेलरेशन जिस एक्सेलरेशन से आप इस ब्लॉक को खींचोगे उसी एक्सेलरेशन से रस्सी खिंचाएगी और उसी एक्सेलरेशन से ये m2 ब्लॉक इधर आएगा। इधर हम खींचे हैं तो आपको फिर से फाइंड करना है A और T, टेंशन इन द स्ट्रिंग। तीनों ये पार्ट जो है स्ट्रिंग का तो सेम ही होगा ना, तो टेंशन सेम होगा। आपको फाइंड करना है, फाइंड A एंड T। दो ब्लॉक है अभी, अब की बार आपको दोनों कंटेक्ट है, तो कंटेक्ट सरफेस भी है इसमें, A और B ब्लॉक। शुरू करें, चलिए। FBD अगर हम ब्लॉक A का करें तो क्या होगा, देखो M1G डाउनवर्ड है ना, इधर थीटा कर चुके हैं और ये हो गया mg cos थीटा। इधर मान लो नॉर्मल N1 लगा और इस तरफ एक कंपोनेंट लगेगा, नाम होगा M1G sin थीटा। ये इक्वेशन नहीं लिखते हैं, सीधा मोशन का इक्वेशन लिखते हैं। इधर लग रहा है एक टेंशन T, फिर भी एक्सेलरेशन हो रहा है इस तरफ, इसका एक्सेलरेशन इस तरफ हो रहा है। इक्वेशन क्या बनेगा, ये बड़ा हो गया, इक्वेशन बन गया आपका m1g sin थीटा माइनस टी इक्वल टू m1a बनेगा। वेरी गुड, ये इक्वेशन बनेगा। आइए बी का एबीडी ड्रॉ करें। बी तो बस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है ना, नीचे लग जाएगी, नीचे लगेगा इसका m2g, ऊपर लगेगा नॉर्मल मान लो n2, और इधर एक मात्र फोर्स लग रहा है, इकलौता कौन, टेंशन, जिसकी वजह से इसका एक्सेलरेशन इधर हुआ। तो क्या हो गया t इक्वल टू m2a ओनली, है ना। ये तो फोर्स बैलेंस हो गया, तो टेंशन इक्वल टू m2a ओनली। अब इस t का वैल्यू अगर इसमें पुट कर दोगे तो a भी आ जाएगा। आइए पुट कर दें, t का वैल्यू इसमें पुट करिए, m1g sin थीटा माइनस t के प्लेस पे m2a इक्वल टू m1a, उसको इधर ले जाते हैं, m1g sin थीटा इक्वल टू m1a प्लस m2a। a कॉमन लोगे तो m1 प्लस m2 हो जाएगा, तो a इक्वल टू आ जाएगा आपका m1g sin थीटा बाय m1 प्लस m2। ये हो गया एक्सेलरेशन। और आपको पता है कि टेंशन क्या होगा, टेंशन क्या होगा, t बराबर m2a, तो m1 m2g sin थीटा बाय m1 प्लस m2। ये हो गया आपका टेंशन। नोट करिए, थीटा कहाँ है, यहाँ है थीटा। एक बार देख लो, नोट करो, दिक्कत है पूछो जल्दी। ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा आपके लिए, सुन लो। स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, एक कैपिटल M मास का ब्लॉक दो अलग अलग पुली से, फिक्स पुली से लटकी हुई है, ठीक है।
अलग अलग मास से। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हम दे दिया आपको, ये ऊपर जा रहा है तो ये ब्लॉक इस हिसाब से नीचे जा रही है। एक्सेलरेशन तो दोनों सिस्टम में सेम होगा, लेकिन टेंशन अलग अलग होगा क्योंकि अलग अलग रस्सी है ना। आपको T1 T2 और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, एफबीडी बना के इक्वेशन लिख के। ठीक है, ये अगला केस था, आपके लिए होमवर्क है, प्रैक्टिस करिए इस पे। मिलते हैं फिर हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।